नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार पर। आज मैं आपके लिए क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर 8 मनोविज्ञान एवं जीवन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यदि आप क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है तथा अच्छे लेवल के हैं, वही क्वेश्चन को लिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मनोविज्ञान का अध्ययन किसने किया? सही आंसर है आपका ऑप्शन है, अल्टमैन के द्वारा पर्यावरण मनोविज्ञान का अध्ययन किया गया था। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके एग्जाम के लिए ये भी है कि पर्यावरण मनोविज्ञान क्या होता है, अल्टमैन के द्वारा इसकी परिभाषा क्या थी। याद रखेंगे, अल्टमैन ने अपने अध्ययन के आधार पर पर्यावरण मनोविज्ञान की व्याख्या की थी और उनके अनुसार पर्यावरण मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जो भौतिक वातावरण, भौतिक का मतलब समझते हैं सभी लोग, भौतिक वातावरण और मानव व्यवहार के बीच संबंध का अध्ययन करता है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, मनोविज्ञान की वह शाखा जो मानव पर्यावरण अंतःक्रियाओं का अध्ययन करती है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, पर्यावरणीय मनोविज्ञान। क्वेश्चन कर रहा है आपका कि मनोविज्ञान की वह शाखा जो मानव पर्यावरण के अंतःक्रियाओं का अध्ययन करती है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर आपका पर्यावरणीय मनोविज्ञान। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका ये वर्ड है पर्यावरण मनोविज्ञान, पर्यावरणीय मनोविज्ञान, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी आखिर होता क्या एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो मनोविज्ञान की यह एक शाखा है और जो अनेक ऐसे मनोवैज्ञानिक मुद्दों का अध्ययन करता है जिनका संबंध व्यापक अर्थ में मानव पर्यावरण की अंतःक्रियाओं से होता है, पर्यावरणीय मनोविज्ञान कहलाता है। अब बात आती है कि पर्यावरण क्या है, यहाँ पर यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण क्या है? मानव पर्यावरण तो समझते ही है, तो पर्यावरण भी मानव पर्यावरण समझिए सेम ही है। जो हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वही है आपका पर्यावरण है। तो याद रखिएगा पर्यावरण क्या है, पर्यावरणीय मनोविज्ञान क्या है, ये सब आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर बल दिया है? पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर बल दिया है? तो 4 का आपका सही आंसर है ऑप्शन सी द राइट आंसर, पर्यावरणीय शिक्षा पर पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण संरक्षण को बल दिया है इसी माध्यम के द्वारा। पर्यावरण संरक्षण का मतलब होता है कि पर्यावरण की बचाव, पर्यावरण को बचाना। और आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में कौन निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है? तो 5 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा सभी, नगर भी आपका निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है, बांध आपका निर्मित पर्यावरण है, पुल भी निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, पर्यावरण का जो अर्थ जो होता है वो मनुष्यों के आधार पर ही निकलता है, जो उसमें रहते हैं उनके आधार पर ही पर्यावरण का अर्थ निकलता है। और इस संदर्भ में जो पर्यावरण के आपके होते हैं दो, मतलब मुख्यतः दो विभाग किया जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है। आपका पहला हो गया प्राकृतिक पर्यावरण तथा निर्मित पर्यावरण। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है भाई कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है और निर्मित पर्यावरण क्या होता है। प्राकृतिक पर्यावरण वह पर्यावरण है जो आपके नेचर के द्वारा, जो आपके ईश्वर के द्वारा आप कहते हैं वो आपको बनाया गया है। और निर्मित पर्यावरण जो हम लोग बनाते हैं, जैसे आपका नगर हो गया, बांध हो गया, पुल हो गया, ये सब आपका निर्मित पर्यावरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 6। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ रही है। वीडियो अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 6 नंबर है, निम्न में कौन प्राकृतिक विपदा नहीं है? तो 6 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषैली गैसों का कारखाने में रिसाव। प्राकृतिक विपदा कहने का मतलब समझ सकते हैं आप लोग, समझते ही होंगे कि प्राकृतिक जो नेचर के द्वारा दिया गया, वैसी विपदा जो नेचर के द्वारा दिया गया। तो भूकंप भी नेचर के द्वारा ही आता है, सुनामी भी हम लोग नहीं ला सकते और बाढ़ भी हम लोग नहीं ला सकते, लेकिन विषैली गैसों का कारखानों में रिसाव ये तो मानव द्वारा ही किया जाता है, ये निर्मित विपदा है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव निर्मित विपदा के उदाहरण नहीं है। देखिए क्वेश्चन बस वही सेम है, उसमें यहाँ पर आपका पूछा गया कि प्राकृतिक विपदा नहीं है और यहाँ पर कहा है कि मानव निर्मित विपदा के उदाहरण नहीं है, यानी कि प्राकृतिक विपदा कौन कौन सी है। यहाँ पर आपका युद्ध जो है आपका, ये आपका मानव निर्मित विपदा है। तूफान आपका है वो आपका प्राकृतिक है। महामारी आपका है मानव निर्मित है। कारखानों में विषैली गैसों का रिसाव भी आपका मानव निर्मित है। तो सही आंसर आपका 7 का है, मानव निर्मित विपदा का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर तूफान। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, मानव पर्यावरण संबंध का विवरण प्रस्तुत करने के लिए निम्न में किस मनोवैज्ञानिक ने 3 उपागमों का वर्णन किया? मानव पर्यावरण संबंध का विवरण प्रस्तुत करने के लिए, मानव और पर्यावरण के बीच का संबंध
का विवरण प्रस्तुत करने के लिए निम्न में किस मनोवैज्ञानिक ने 3 उपागमों का वर्णन किया है? तो 8 का आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सभी को याद रखना है? नहीं, बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टोकोल्स मानव पर्यावरण संबंध का विवरण प्रस्तुत करने के लिए निम्न में किस मनोवैज्ञानिक ने 3 उपागमों का वर्णन किया? तो इसका सही आंसर आपका होगा स्टोकोल्स ने। और स्टोकोल्स नामक वैज्ञानिक ने 3 उपागमों का वर्णन किया है, याद रखिएगा। और कब किए थे? तो 1990 में। ज्यादा कुछ दिन ज्यादा हो नहीं रहा है, 30 साल, लगभग 30 साल हो रहा है। 1990 में किए थे, प्रस्तुत किए थे इन्होंने। और इनका जो 3 जो आपका उपागम था, पहला था आपका था अल्पतमवादी परिप्रेक्ष्य, नैमितिक परिप्रेक्ष्य नाम है, और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो ये सब आप लोग याद रखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण के विषय में पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण किस परिप्रेक्ष्य को मान्यता देता है? देखिए याद रखिए, पर्यावरण के विषय में पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण किस परिप्रेक्ष्य का मान्यता देता है? तो परिप्रेक्ष्य क्या होता है ये भी आपको याद रखना होगा। तो मैंने अभी आपको यही 3 आपका परिप्रेक्ष्य बताया था, जिसको स्टोकोल्स ने 1990 में दिया था। स्टोकोल्स ने पहला था आपका अल्पतमवादी परिप्रेक्ष्य, और नैमितिक परिप्रेक्ष्य, और आपका आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य। तो याद रखना है। तो पर्यावरण के विषय में पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण किस परिप्रेक्ष्य को मान्यता देता है? तो 9 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, उत्तराखंड क्षेत्र में चिपको आंदोलन मानव पर्यावरण संबंधों में किस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है? तो 10 का आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन बी द राइट आंसर, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है। और उत्तराखंड क्षेत्र का चिपको आंदोलन ही नहीं, बल्कि राजस्थान का जो आपका छोटा समुदाय विश्नोई है, अपने वृक्षों तथा वन्य जीवों को उतना ही मूल्यवान समझते हैं जितना अपना जीवन। तो ये भी आपका आता है, वो आपका आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में ही आता है। तो 2 आप लोग याद रखेंगे, उत्तराखंड का चिपको आंदोलन और राजस्थान का जो छोटा समुदाय था विश्नोई समुदाय द्वारा किया गया वृक्षों के बचाव में मूल्यवान समझने का अर्थ हो, ये भी आपका आध्यात्मिक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्न में कौन पर्यावरणीय दबाव कारकों के उदाहरण है? पर्यावरणीय दबाव कारकों के उदाहरण है। तो 11 का आपका सही आंसर है ऑप्शन डी। याद रखिएगा, उपरोक्त सभी शोर जो आपका है पर्यावरणीय दबाव के कारकों का उदाहरण है, भीड़ भी और प्राकृतिक विपदाएं भी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ साथ प्रदूषण भी आपको याद रखना है, प्रदूषण भी पर्यावरणीय दबाव कारकों का उदाहरण है। अगर ऑप्शन में एक हटा भी दिया जाए तो प्रदूषण को भी ऐड कर लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण को क्षतिग्रस्त करना मानव पर्यावरण संबंध के किस परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है? पर्यावरण को क्षतिग्रस्त करना, देखिए उसमें बचाना था, तो बचाना वाला आपका आया था आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में, विश्नोई जाति द्वारा, और आपके उत्तराखंड के चिपको आंदोलन जो हुआ था उसके द्वारा, वो आपका आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में आता था, परिप्रेक्ष्य। लेकिन यहाँ पर है पर्यावरण को क्षतिग्रस्त करना मानव पर्यावरण संबंध के किस परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बता दिए हैं। मानव पर्यावरण संबंध को सबसे पहले स्टोकोल्स ने बताया, कब? 1990 में बताया, 3 संबंध को बताया था। और इसमें जो आपका आता है बचाव वाला आता है आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में, लेकिन पर्यावरण को क्षतिग्रस्त करना आपका आता है 12 का सही आंसर आपका ऑप्शन है नैमितिक परिप्रेक्ष्य में। तो आप लोग याद रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, दबाव एक स्थिति है, कैसी स्थिति है भाई? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक या उपरोक्त सभी। तो 13 का आपका सही आंसर है ऑप्शन है दबाव एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। 14 नंबर क्वेश्चन है, CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसे प्रदूषित करते हैं? CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसे प्रदूषित करते हैं? तो 14 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु को। जनरल सा बात है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वायु में ही रहता है, हवा में ही रहता है, तो वायु को ही प्रदूषित करेगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन से हो जाएगा। और फ्रेंड जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं, ऊपर के आई बटन में मैंने वीडियोस का लिंक दे रखा है, यहाँ से आप जाकर हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। या सिंपल सा तरीका है, आप वहां जाकर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, मैंने हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कार्य निष्पादन पर शोर के प्रभाव को शोर की कौन सी विशेषता निर्धारित करती है? शोर मतलब हल्ला गुल्ला। कार्य निष्पादन पर शोर के प्रभाव को शोर की कौन सी विशेषता निर्धारित करती है? तो 15 का आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी। शोर की तीव्रता भी, इंटेंसिटी ऑफ, जो आपका इंटेंसिटी हो गया, प्रेडिक्टेबिलिटी हो गया, कंट्रोलेबिलिटी हो गया, यानी भविष्य कथनीयता हो गया, आपका नियंत्रणीयता हो गया, ये सब कार्य निष्पादन पर शोर के प्रभाव को शोर मतलब विशेषता पर निर्धारित करती है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी?
तो 16 का आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। 17 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अवशिष्ट पदार्थ जो जैविक रूप से क्षरणशील नहीं होते हैं, और याद रखिएगा ये भोपाल गैस त्रासदी कैसी है, तो ये मानव निर्मित विपदा है, यानी निर्मित विपदा है, याद रखेंगे। अवशिष्ट पदार्थ जो जैविक रूप से क्षरणशील नहीं होते हैं, यानी कि क्षरणशील कहने का मतलब आपका हो गया बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के टर्म्स में, यानी जो आपका गल जाए, धरती में हम लोग रहते हैं तो धरती के अंदर हम लोग दबा दें उसको ना तो वो गल जाए, वैसे को हम लोग बायोडिग्रेडेबल, जलाने से नहीं होता है उसको, मतलब धरती का क्या करें, सॉइल में जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉइल में जो हमारे कीटाणु होते हैं, जीवाश्म होते हैं, जो आपके छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो अगर उनको गलाकर अगर अपने आप में मिला लें, सम्मिलित कर लें, तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो क्षरणशील पदार्थ कहलाते हैं। तो आपका कह रहा है कि रूप से क्षरणशील नहीं होते हैं, तो प्लास्टिक भी भाई आपका नहीं गलता है, धातु से बने पात्र भी आपके नहीं गलते हैं, टीन भी आपका नहीं गलता है, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर। उपरोक्त सभी ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी ये सब क्षरणशील नहीं होते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किन कारणों से अभिघातज उत्तर दबाव विकार उत्पन्न होते हैं। अभिघातज उत्तर दबाव कहने का मतलब हो गया आपका 18 नंबर क्वेश्चन है आपका पीटीएसडी। पीटीएसडी आप लोग अभी पढ़े होंगे बुक में। पीटीएसडी क्या होता है, अभिघातज उत्तर दबाव, इसे ही कहते हैं, विकार कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसको आप लोग कहते हैं। तो 18 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आपका प्राकृतिक विपदाएं। निम्न में किन कारणों से अभिघातज उत्तर दबाव विकार उत्पन्न होते हैं, तो प्राकृतिक विपदाएं के कारण। प्राकृतिक विपदाएं ये सब आपका शोर हो गया है, हम लोग मानव निर्मित है, प्रदूषण मानव निर्मित है, भीड़ भी भाई मानव निर्मित है, लेकिन अभिघातज उत्तर दबाव विकार उत्पन्न होते हैं प्राकृतिक विपदाओं के कारण। 19 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्वैयक्तिक भौतिक दूरी में व्यक्ति किस प्रकार की दूरी बनाए रखता है। तो 19 का आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उससे पहले मैंने आपको एक गिफ्ट रखा है इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिए, आपको गिफ्ट के बारे में पता चलेगा। और 18 नंबर क्वेश्चन में आपको प्राकृतिक विपदाएं के बारे में कुछ थोड़ा सा और टर्म्स बता दूं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। प्राकृतिक विपदाएं जैसे आपका हो गया बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप, चाहे पृथ्वी के ऊपर हो या समुद्र के नीचे। भूकंप पृथ्वी के ऊपर हो चाहे समुद्र के नीचे, वो आपका आता है प्राकृतिक विपदा में ही, और वह व्यक्ति के संवेगों पर इस सीमा तक प्रभाव डाल सकता है कि वे गहन अवसाद और दुख तथा पूर्ण असहायता की भावना और अपने जीवन पर नियंत्रण के अभाव अनुभव करते हैं। यही आपका अभिघातज उत्तर दबाव होता है, विकार होता है, याद रखिएगा। 19 था हमारा, अंतर्वैयक्तिक भौतिक दूरी में व्यक्ति किस प्रकार की दूरी बनाए रखता है। तो 19 का आपका सही आंसर हो जाएगा। पहले आप ये समझिए कि ये क्या होता है, अंतर्वैयक्तिक भौतिक दूरी क्या होता है, कैसे, ये सब क्या टर्म्स है भाई। तो इंटरपर्सनल फिजिकल डिस्टेंस, इंटरपर्सनल फिजिकल डिस्टेंस होता है अंतर्वैयक्तिक भौतिक दूरी का अंग्रेजी। और स्थिति पर निर्भरता के आधार पर 4 प्रकार की अंतर्वैयक्तिक भौतिक दूरी होती है, जिसे एडवर्ड हेल नामक मानव विज्ञानी ने बताया है। तो अंतर्वैयक्तिक भौतिक दूरी में जो व्यक्ति किस प्रकार की दूरी बनाता है, तो सिंपल सा बात है कि भौतिक दूरी ही बनाएगा। और इसके जो होते हैं आपके 4 प्रकार होते हैं अंतर्वैयक्तिक भौतिक दूरी के। पहला आपका होता है अंतरंग दूरी, व्यक्तिगत दूरी, सामाजिक दूरी और सार्वजनिक दूरी। तो आप इसको याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने स्थिति पर निर्भरता के आधार पर 4 प्रकार के अंतर्वैयक्तिक दूरी को बताया। तो अभी मैंने आपको बताया था एडवर्ड हॉल ने, एडवर्ड हॉल ने, तो याद रखिएगा एडवर्ड हॉल द्वारा बताया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, अंतरंग, देखिए ये सब आपका ये इसी में आता है, अंतर्वैयक्तिक दूरी में आता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है अंतरंग दूरी में एक व्यक्ति कितनी की दूरी बनाए रखता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। 21 से लेकर 24 तक जितने भी क्वेश्चन है 25 तक इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर आपका है कि अंतरंग दूरी में व्यक्ति कितनी दूरी बनाए रखता है। तो 21 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 18 इंच तक। अब भैया बात आती है कि अंतरंग दूरी क्या होता है। दोस्तों अंतरंग दूरी क्या होता है ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, अंतरंग दूरी 18 इंच तक की दूरी होती है, और यह वह दूरी है जो आप तब बनाकर रखते हो जब आप किसी से निजी बातचीत करते हो या किसी घनिष्ठ मित्र या संबंधी के साथ अंतःक्रिया करते हो, तब आप 18 इंच की, मात्र 18 इंच की दूरी बनाए रखते हो। इस तरह की दूरी को हम लोग कहते हैं अंतरंग दूरी, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला क्वेश्चन व्यक्तिगत दूरी के बारे में। व्यक्तिगत दूरी में एक व्यक्ति कितनी दूर की दूरी बनाए रखता है। तो 22 का आपका सही आंसर हो जाएगा 18 इंच से 4 फुट तक, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर। 18 इंच से 4 फुट तक 22 का आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसको आप लोग एक टर्म्स पे याद रखिए,
एग्जाम में डिफिनीशन अगर पूछ दे कि व्यक्तिगत दूरी से आप क्या समझते हैं, तो यह वह दूरी है जो आप तब बनाकर रखते हो जब आप किसी घनिष्ठ मित्र या संबंधी के साथ एकाएक अंतरक्रिया करते हो, एकाएक है, या फिर कार्य स्थान अथवा दूसरे सामाजिक स्थिति में किसी ऐसे व्यक्ति से अकेले में बात करते हो जो आपकी बहुत अंतरंग नहीं है, अंतरंग नहीं है, याद रखेंगे। 23 नंबर है, सामाजिक दूरी में एक व्यक्ति कितनी दूर की दूरी बनाए रखता है। तो सामाजिक दूरी भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 4 इंच से 10 फुट। 4 इंच से 10 फुट, देखिए ये सब आप लोग याद रखना, तीनों के तीनों 18 इंच तक अंतरंग दूरी हो गया, व्यक्तिगत दूरी आपका 18 इंच से 4 फुट तक, और सामाजिक दूरी आपका हो गया 4 इंच से 10 फुट तक। और सामाजिक दूरी वह दूरी है जो आप तब बनाते हो और जब अंतःक्रिया में बनाते हो, जो औपचारिक होते हैं, अंतरंग नहीं होते हैं। तो 24 नंबर है, सार्वजनिक दूरी में एक व्यक्ति कितनी दूर की दूरी बनाए रखता है। तो 24 का आपका सही आंसर है 10 फीट से अनंत तक। 10 फीट से अनंत तक, यानी कि सार्वजनिक दूरी 10 फीट होती है, 10 फीट से अनंत तक सार्वजनिक दूरी बनाए रखती है। और सार्वजनिक दूरी वह दूरी है जो औपचारिक स्थिति में जहां बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होकर बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए किसी सार्वजनिक वक्ता की श्रोताओं या कक्षा में अध्यापक की दूरी जो हम लोग से होती है, वो आपका सार्वजनिक दूरी होती है। तो ऐसे जैसे मैंने आपको 4 दूरी के बारे में बताया, अंतर्वैयक्तिक दूरियों के बारे में बताया, जिसे एडवर्ड हॉल के द्वारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग याद कर लेंगे अच्छे से। 25 नंबर है, पर्यावरण उन्मुख व्यवहार नहीं है। तो 25 का सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा, पर्यावरण को नष्ट करना पर्यावरण के लिए उन्मुख व्यवहार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में किस पर निर्धनता तथा वंचन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो 26 का आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्न में किस पर निर्धनता तथा वंचन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, व्यक्तित्व, ये सभी पर आपका जो होता है वो निर्धनता तथा वंचन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27, निम्न में कौन पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहक क्रियाएं हैं। पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहक क्रियाएं कौन सी है। तो 27 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। वाहनों को अच्छी हालत में रखना, वृक्षारोपण करना एवं उनकी देखभाल करना, कूड़ा करकट से निपटने का उपयुक्त प्रबंधन करना, ये सब आपका पर्यावरण संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहक क्रियाएं हैं। 28 नंबर है, भूकंप एक संकट है। कैसी संकट है भाई, प्राकृतिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है या धार्मिक है। तो 28 का सही आंसर आपका ऑप्शन है, प्राकृतिक है। दोस्तों आप लोग इस तरह से टर्म्स को याद रखिए कि आपको कंसेप्ट को भूले नहीं, अच्छे से याद रखिए। प्राकृतिक भूकंप एक संकट है तो प्राकृतिक संकट है, इस तरह से याद रखिए, सिंपल है। 29 है, शोर या ध्वनि को नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। शोर या ध्वनि को नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो साउंड को नापने के लिए शुरू से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग डेसिबल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30, भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे। माने निर्धन यानी गरीब किसे कहेंगे हम लोग। आमदनी इतनी कम हो कि व्यक्ति अपर्याप्त जीवन व्यतीत करे, आमदनी अधिक हो पर आवश्यकताएं दोनों अधिक हो, आमदनी और आवश्यकताएं दोनों अधिक हो, इनमें कोई नहीं। तो 30 का आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आमदनी इतनी कम हो कि व्यक्ति अपर्याप्त जीवन व्यतीत करे। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण संबंध को समझने के लिए कितने संदर्भ विकसित किए गए हैं। मानव पर्यावरण संबंध को समझने के लिए कितने संदर्भ विकसित किए गए हैं। तो 31 का सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा 3। मैंने आपको ऊपर डिस्कस करके बताया है 3 कौन कौन से हैं, मानव पर्यावरण संबंध को प्रस्तुत करने के लिए कितने विकसित किए गए हैं। ये सब मैंने स्टोकर्स के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी दे रखी है। जितने भी क्वेश्चंस है सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है कि इसमें से आपके 35 क्वेश्चंस में से मुश्किल आपके 3 से 4 क्वेश्चन जरूर मैच करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप, सुनामी, बाढ़, तूफान, ये सब विविधाएं हैं। कैसी विविधाएं हैं। भूकंप, सुनामी, बाढ़, तूफान, ये हम लोग ला सकते हैं, नहीं ला सकते, यानी प्राकृतिक विविधाएं हैं। यानी 32 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 33, प्लास्टिक थैलों का उपयोग पर्यावरण के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि प्लास्टिक थैले क्या होते हैं। मैंने शुरू में आपको बताया है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में, क्षरणशील और अक्षरणशील के बारे में। तो जो जैविक, जिसे जैविक मैंने आपको बताया था, जीव, छोटे छोटे जो जीव होते हैं हमारे धरती के अंदर, वो अगर उसे खा लें, धरती के अंदर क्या बाहरी जीव भी उसे क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो उस तरह के हम लोग कहते हैं जैविक क्षरणशील। लेकिन प्लास्टिक क्या है, यहाँ पर टर्म्स आपका प्लास्टिक है। प्लास्टिक क्या है, तो ये जैविक क्षरणशील नहीं होते हैं, यानी कि ये जैविक अक्षरणशील होते हैं। यानी ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कह रहा है पर्यावरण के लिए कह रहा है, तो पर्यावरण के लिए आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा।
और 33 का यहाँ पर आप कह सकते हो कि ज्वलनशील तो होता है, प्लास्टिक को अगर जलाएंगे तो ज्वलनशील होता है, लेकिन सभी प्लास्टिक नहीं जलते हैं भैया, ये आप लोग याद रखिएगा। और ना तो सभी प्लास्टिक गलते हैं, गलना का मतलब बायोडिग्रेडेबल, नष्ट होते हैं, धरती में नष्ट नहीं होते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। जिन प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के सतत आवाज के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है उसे कहा जाता है, रुकिए अभी मैं आपको एक गिफ्ट देने वाला हूं। जिन प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के सतत आवाज के लिए साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है उसे कहा जाता है। तो 34 का आपका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा, अवजसन कहा जाता है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और दोस्तों अब हम लोग मात्र 2 मिनट में, 2 से 3 मिनट के अंदर में सभी क्वेश्चन का एक बार रिविजन कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। चलिए तो शुरू करते हैं अपना रिविजन। अच्छे से देखिएगा और जो क्वेश्चन आपको लगे कि नहीं याद हुआ है उसको अच्छे से आप ध्यान से कंसेप्ट के साथ यहाँ पर देखें। मैं फटाफट से कराते चलूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मनोविज्ञान का अध्ययन किसने किया? सही आंसर है अल्टमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है आपका 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की वह शाखा जो मानव पर्यावरण अंतःक्रियाओं का अध्ययन करती है? सही आंसर आपका ऑप्शन है पर्यावरणीय मनोविज्ञान। सभी लोग अपने चेक करते चलिए कितना आपको याद हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है, पर्यावरणीय मनोविज्ञान ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर बल दिया है? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी पर्यावरणीय शिक्षा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित में कौन निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, निम्न में कौन प्राकृतिक विविधता नहीं है? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी विषैली गैसों का कारखानों में रिसाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित विविधता के उदाहरण नहीं है? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, याद रखिएगा तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण संबंध का विवरण प्रस्तुत करने के लिए निम्न में किस मनोवैज्ञानिक ने तीन उपागमों का वर्णन किया है? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, याद रखिएगा स्टोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के विषय में पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण किस परिप्रेक्ष्य को मान्यता देता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, याद रखिएगा आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्र 2 मिनट देखिए और सभी क्वेश्चन आप मतलब अच्छे से याद कर लीजिए। उत्तराखंड क्षेत्र में चिपको आंदोलन मानव पर्यावरण संबंधों में किस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है? तो 10 का आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, याद रखिएगा आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन पर्यावरणीय दबाव कारकों के उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को क्षतिग्रस्त करना मानव पर्यावरण संबंध के किस परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन है नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य को। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, दबाव एक स्थिति है, कैसी स्थिति है? तो ऑप्शन चलिए ऑप्शन 13 का ऑप्शन इज द राइट आंसर मनोवैज्ञानिक। 14 है, सीएफसी या क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसे प्रदूषित करता है? वायु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य निष्पादन पर शोर के प्रभाव को शोर की कौन सी विशेषता निर्धारित करती है? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, शोर की तीव्रता, भविष्य कथनीयता, नियंत्रणीयता। याद रखेंगे। ऑप्शन 16 है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो दिसंबर 1984 को, 3 दिसंबर या 4 दिसंबर, 3 से 4 दिसंबर के बीच हुई थी, आप लोग याद रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, अवशिष्ट पदार्थ जो जैविक रूप से क्षरणशील नहीं होते हैं? तो 17 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 18 है, निम्न में किन कारणों से अभिघातज उत्तर दबाव विकार उत्पन्न होते हैं? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी प्राकृतिक विविधताएं, और प्राकृतिक विविधताएं आपकी होती है बाढ़, सुखाड़, भूस्खलन, भूकंप। 19 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्वैयक्तिक भौतिक दूरी में व्यक्ति किस प्रकार की दूरी बनाए रखता है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन, चलिए बिल्कुल सही है, भौतिक दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 का सी हो जाएगा, किस मनोवैज्ञानिक ने स्थिति पर निर्भरता के आधार पर 4 प्रकार के अंतर्वैयक्तिक दूरी को बताया है? तो एडवर्ड हॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरंग दूरी में व्यक्ति कितनी दूरी बनाए रखता है? तो ऑप्शन ये आपका सही आंसर 18 इंच तक। व्यक्तिगत दूरी में कितनी दूर की दूरी बनाए रखता है जी? तो 22 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 18 इंच से 4 फुट तक। सामाजिक दूरी में एक व्यक्ति कितनी दूर की दूरी बनाए रखता है? तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा 4 इंच से 10 फुट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, सार्वजनिक दूरी में भी एक व्यक्ति कितनी दूर की दूरी बनाए रखता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन डी 10 फीट से अनंत तक। पर्यावरण उन्मुख व्यवहार नहीं है तो पर्यावरण को नष्ट करना। 26 है, निम्न में से किस पर निर्धनता तथा वंचन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? तो आपको याद रखना है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, निम्न में कौन पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहक क्रियाएं हैं? ऑप्शन सी द राइट आंसर उपरोक्त सभी। वाहनों की अच्छी हालत में रखना, वृक्षारोपण करना, उनकी देखभाल करना, कूड़ा करकट से निपटने का उपयुक्त प्रबंधन करना। 28 है, भूकंप एक संकट है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोर या ध्वनि को नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे? ऑप्शन है आमदनी इतनी कम हो कि व्यक्ति अपर्याप्त जीवन व्यतीत करे। 31 नंबर क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण संबंध को समझने के लिए कितने संदर्भ विकसित किए गए हैं? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 3। भूकंप, सुनामी, बाढ़, तूफान ये सब विविधताएं हैं, कैसी विविधताएं हैं? प्राकृतिक विविधताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक थैलों का उपयोग पर्यावरण के लिए बड़ी समस्या है, प्लास्टिक थैले क्या होते हैं?
तो जैविक असंरचनाशील होते हैं। जिन प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के सतत आवाज के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है उसे कहा जाता है अभ्यसन। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और ये रिवीजन जो हुआ आपका, फिर से मैंने आपको इसी वीडियो में रिवीजन करा दिया सभी क्वेश्चन का, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर वीडियो आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू। कांग्रेचुलेशन क्यों? क्योंकि आप वीडियो के लास्ट तक आए हैं, एंड तक आपने वीडियो को देखा है। इसका मतलब है कि आपको वीडियो देखने में क्या होता है, इंटरेस्ट लगता है, इसलिए मैं आपको कांग्रेट्स करना चाहता हूं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।